स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा यूनिट फर्स्ट का पेपर है MSc BL 202 कोड है साइलेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक है आपका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है उसके बारे में बताया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग जो प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्फिंगोलिपिड्स कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सॉल्यूट या जो मटेरियल होता है जब वो ट्रांसफर करता है तो उसके लिए पम्प्स, साइट फॉर ATPase, आयन कैरियर, चैनल्स, पम्प्स एंड रिसेप्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कल के लेक्चर में हमने इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो ऊपर से लेकर, क्योंकि लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो लिपिड बाइलेयर की ऊपर वाली लेयर से लेकर नीचे वाली लेयर तक वो एम्बेडेड रहती है और उसके साथ इंटरेक्ट फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करती है। और वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन होता है, काफी मजबूत इंटरेक्शन होता है उन दोनों के बीच में, जिससे वो प्लांट की जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो फिक्स रहती है। ओके, उसी के साथ साथ इसमें जैसे बाहर से कोई और आयन अंदर एंटर करेगा या फिर कोई मॉलिक्यूल या न्यूट्रिएंट अगर एंटर करता है तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से होता हुआ वो एंटर करता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम इसमें आज स्टडी करेंगे पंप्स, साइट्स फॉर ATPase, कौन कौन सी साइट है ATPase की, आयन कैरियर के बारे में, एंड चैनल्स एंड पंप्स का क्या वर्क होता है, कौन सी प्रोटीन चैनल की तरह काम करती है, कौन सी प्रोटीन पंप्स की तरह काम करती है, और कौन से प्रोटीन्स के ऐसे होती है जो रिसेप्टर की तरह वर्क करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको सभी को पता है, 2-3 दिन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही डिस्कशन चल रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये वो मेम्ब्रेन होती है जो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। बैक्टीरियल और प्लांट सेल में सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहती है आउटर साइड के सरफेस पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होती है जो कि सेमी परमिएबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, उन्हें रेगुलेट करने का काम करती है, सेल में एंटर करने का काम करती है और सेल से बाहर भी निकालने का काम करती है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सेल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, जैसे इसे आप बोल सकते हो कि ये एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट सेल के अंदर प्रोवाइड कराती है। एंड दिस मेम्ब्रेन हैज सेवरल डिफरेंट फंक्शंस, और इसके टोटल 6 to 7 फंक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, और भी इससे अलग इसके फंक्शन होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट फंक्शंस में अपना पार्टिसिपेशन शो करती है। अब बात करते हैं हम पंप्स की कि पंप्स क्या होता है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हमने अभी इंटीग्रल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था लास्ट वाले लेक्चर में, कल के लेक्चर में। तो वहां पर जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जो भी ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए अपने आप को एक्टिविटी शो करती है। किसी भी सॉल्यूट के साथ एक्टिव रहती है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही पंप की तरह काम करती है। ज्यादातर जो पंप ट्रांसपोर्ट आयंस होते हैं जैसे कि H आयन, कैल्शियम आयन जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाते हैं, उन आयंस को आयन पंप्स कहते हैं। ठीक है, तो पंप्स क्या हुए? पंप्स आपके जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स है जो ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है, वो जो सॉल्यूट के साथ सबसे पहले जाकर बाइंड अप करेगी वो पंप्स होंगे। और पंप्स आयन लाइक दैट, जैसे H आयन, कैल्शियम आयन जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफर होते हैं, दीज आर कॉल्ड द आयन पंप्स। Some pumps like that ABC transport categories में जितने भी पंप्स आते हैं वो जो अदर पंप्स होते हैं may also transport large organic solute across the membrane. लार्ज लेवल पर भी अक्रॉस होते हैं, पार होते हैं, पास आउट होते हैं मेम्ब्रेन से, कुछ ऐसे भी आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयन पंप बेसिकली 2 टाइप्स के हो सकते हैं।
जिसमें से पहला टाइप है इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप्स और दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोजेनिक पंप। ओके, इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप एंड इलेक्ट्रोजेनिक पंप। इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप वो पंप होता है जिसमें कि जो ट्रांसपोर्ट का जो आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं उन आयंस में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, no net movement of charge across the membrane। इलेक्ट्रोजेनिक पंप, आयन पंप दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप एंड इलेक्ट्रोजेनिक पंप। जो इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप है, जो इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप, जैसे कि न्यूट्रल एक वर्ड है यहाँ पे, इस न्यूट्रल वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि नो नेट मूवमेंट चार्ज, मूव करने पर, इधर से उधर जाने पर उसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा, ठीक है, इसलिए उसे इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप के नाम से जानते हैं। अब इनके एग्जाम्पल, अक्सर ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं कि इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप है, कौन से इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप्स आयन हैं जो इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप का काम करते हैं, जैसे कि एच आयन, के आयन, एटीपीएस। कुछ एनिमल सेल्स में एच आयन, के आयन, एटीपीएस, एच आयन और के आयन में कोई भी नेट मूवमेंट चार्ज नहीं होता, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप के नाम से जानते हैं। एक और आयन है यहाँ पे, एक और पंप है इलेक्ट्रोजेनिक पंप। इलेक्ट्रोजेनिक, जेनिक, जेनिक से मतलब समझ में आ जाना चाहिए जनरेट, तो जेनिक मतलब नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज। ये वो पंप्स होते हैं जो, ये वो आयंस होते हैं जिन्हें जब हम इन्हें अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसफर करते हैं तो इनमें चार्ज अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल के लिए एच आयन, एटीपीएस। एच आयन एटीपीएस जो प्लांट और एनिमल सेल्स में पाया जाता है, इस एच आयन एटीपीएस में जो एच आयन होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, देयरफॉर इट इज एन इलेक्ट्रोजेनिक आयन पंप। इलेक्ट्रोजेनिक आयन पंप की तरह काम करता है। सोडियम आयन, के आयन, एटीपीएस। एक और इलेक्ट्रोजेनिक पंप है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, एटीपीएस। ये एनिमल सेल्स में होता है, जैसे कि न्यूरॉन, ये भी एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप है, क्योंकि 3 आयन सोडियम के 2 आयन एटीपीएस के साथ कोरिलेट करते हैं, जिससे कि एक आयन पॉजिटिव चार्ज शो करता है। तो इलेक्ट्रोजेनिक पंप और इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एच आयन एटीपीएस, एच आयन पीपीएस एंड कैल्शियम आयन एटीपीएस। ये मोस्ट इलेक्ट्रोजेनिक पंप्स हैं, कौन कौन से? एच आयन एटीपीएस, एच आयन पीपीएस एंड कैल्शियम आयन एटीपीएस। These are the most common electrogenic pump in plant cell. प्लांट सेल में 3 मोस्ट इंपोर्टेंट और कॉमन इलेक्ट्रोजेनिक पंप हैं। These are H ion ATPase, H ion PPase and calcium ion ATPase. ठीक है, and basically the brief account, some of the most common pumps in plant cell is as follows। कुछ प्लांट सेल्स के जो कॉमन आयन पंप्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जैसे कि नंबर 1 पर है आपका एच आयन एटीपीएस। एच आयन एटीपीएस को हम प्रोटॉन एटीपीएस पंप्स के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम होता है इसका? प्रोटॉन एटीपीएस पंप्स। प्रोटॉन एटीपीएस पंप्स को एच आयन एटीपीएस भी बोलते हैं। और ये कैसा है? ये कौन सा पंप है? दिस इज द इलेक्ट्रोजेनिक पंप। कैसा चार्ज होता है इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। अभी आपने पढ़ा एच आयन एटीपीएस प्लांट, ऊपर से दूसरे नंबर की जो लाइन है, एच आयन एटीपीएस प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है। एच आयन नेट मूवमेंट चार्ज रखता है। कैसा चार्ज रखता है? पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो जो प्रोटॉन एटीपीएस पंप है या एच आयन एटीपीएस है, इसे पी टाइप एटीपीएस भी बोलते हैं। दूसरा नाम, तीसरा नाम और है इसका। पहला नाम है प्रोटॉन एटीपीएस पंप या एच आयन एटीपीएस पंप। इस पंप को पी टाइप एटीपीएस के नाम से भी जानते हैं।
ये पी टाइप एटीपीएज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ टोनोप्लास्ट कहाँ होती है? ये वैक्यूल, जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल के नीचे की जो चारों तरफ की लेयर होती है उसे टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन बोलते हैं। वैक्यूल के अंदर इनर साइड की जो लेयर होती है उसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो जो HIN ATPase है, it is also called proton ATPase pump and P-type ATPase, and this is found in a plasma membrane and in tonoplast membrane, and these are structurally distinct and operate in reverse of F-type ATPase. अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए इसे तो ये एफ टाइप एटीपीएस का जस्ट रिवर्स होता है, मतलब दे हाइड्रोलाइज एटीपी इंस्टेड ऑफ सिंथेसिस इट। एफ टाइप एटीपीएस में एटीपी का सिंथेसिस होता है, जबकि HIN ATPase में एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। एफ टाइप का कहाँ पे मिलता है? एफ टाइप एटीपीएस माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एफ टाइप एटीपीएस मिलता है, जहाँ जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एफ एटीपीएस होते हैं वहां पर एटीपी का सिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनती है। एटीपी बनती है। सो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है HIN ATPase में। एफ टाइप में एटीपी का सिंथेसिस होता है। ATPase of mitochondria and chloroplast are also known as F-type ATPase. जो ATP माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है उस ATP को हम F-type ATPase के नाम से भी जानते हैं। और F-type ATPase एंड HIN ATPase दोनों के बीच में अंतर क्या है? जस्ट रिवर्स। HIN ATPase में एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, एफ टाइप ATPase में एटीपी का सिंथेसिस होगा। ये दोनों के बीच में अंतर है। आगे एक फिगर है, उस फिगर में बताया गया है, वो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का HIN ATPase, जिसे HIN ATPase को हम पी टाइप ATPase के नाम से भी जानते हैं। This enzyme protein is a single chain polypeptide with 10 hydrophobic transmembrane segment or domain. Basically, जो HIN ATPase है ये सिंगल हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट का एक डोमेन होता है, जिसमें से 3 केवल हेलिकल कॉइल्स में रिप्रेजेंट होते हैं और जो बाकी के होते हैं वो एक सिलेंड्रिकल फिगर बनाते हैं। एक बार फिगर देख लेते हैं। ये आउटसाइड ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म, ये जो राउंड शेप में है, दीज आर द हाइड्रोफोबिक हेड, और जो टेल की फॉर्म में है, दीज आर द हाइड्रोफिलिक फैटी एसिड चेन। ये मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के HIN ATPase का। इसमें टोटल 10 डोमेन आपको प्रेजेंट दिखाई देंगे। 10 डोमेन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड का है, जिसमें 10 हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट या डोमेन्स, ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, ये 10 डोमेन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और ये 10 डोमेन कैसे होंगे? हाइड्रोफोबिक फॉर्म में होंगे, पानी के टच में नहीं होंगे ये। इन्हीं में से जो 10 डोमेन है, जिनमें से इसमें आपको फिगर में जो दिखाई दे रहा होगा, 3 डोमेन ऐसे हैं जिनमें हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो इन 3 डोमेन में
जो ये डोमेन्स हैं हाइड्रो हेलिकल कॉइल के, इनमें से 3 डोमेन ऐसे हैं जिनमें हेलिकल कॉइल्स प्रेजेंट है, जबकि दूसरे केवल सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही प्रेजेंट है। दैट मीन्स 10 में से 3 अगर हेलिकल की फॉर्म में है तो 7 सिलेंड्रिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। These segments are joined by hydrophilic loop. ये जो हाइड्रोफोबिक डोमेन है, ये हाइड्रोफिलिक लूप से, जो एक लूप टाइप की जो स्ट्रक्चर आ रही है, ये हाइड्रोफिलिक होगी। क्योंकि हाइड्रोफिलिक क्यों होगी? क्योंकि या तो ये आउटर साइड में सेल के आउटसाइड होगी, वाटर टचिंग में होगी, इसलिए ये हाइड्रोफिलिक लूप से कनेक्टेड रहेंगे। हाइड्रोफोबिक वाले जो डोमेन होंगे वो हाइड्रोफिलिक लूप से कनेक्ट रहते हैं, विच प्रोजेक्ट इन साइटोसॉल एंड सेल वॉल। एपोप्लास्ट में भी वाटर फिल रहता है, तो वहां भी ये हाइड्रोफिलिक से अटैच रहते हैं। ATPase बाइंडिंग साइट इज बिलीव्ड टू बी एन aspartic acid residue situated on loop connecting 4th and 5th segment towards cytosolic site. ऐसा माना जाता है कि जो एस्पार्टिक एसिड का रेसिड्यू है, ये जहाँ पे डी लिखा हुआ है, आपको शो हो रहा होगा, जहाँ डी मेंशन है वहां पर एटीपी से एडीपी बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो एस्पार्टिक एसिड है, डी रेसिड्यू, वो 4 और 5th हेलिकल या डोमेन की स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होगा। 4 और 5th के हेलिकल की स्ट्रक्चर पर मेंशन होगा। एंड एटीपी बाइंडिंग साइट है, एटीपी से एडीपी बनेगा। एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू यानी कि डी, सिचुएटेड लूप कनेक्टिंग 4th and 5th segment towards cytosolic side. Hydrolysis of ATP causes conformational changes. जैसे ही एटीपी से एडीपी बनेगा, मतलब हाइड्रोलाइसिस हुआ, जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगा तो वहां पर कुछ चेंजेस आएंगे, कंफर्मेशनल चेंजेस आएंगे इन द पोर्शन ऑफ एच आयन, जैसे ही जैसे ही एटीपी में कंफर्मेशनल चेंजेस आएंगे तो जो एच आयन है वो ट्रांसपोर्ट होगा साइटोसॉल से आउटसाइड, साइटोसॉल से बाहर की साइड ट्रांसफर होगा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है इसका ये प्रोसेस, फिर से समझा देती हूँ। एच आयन एटीपीएज में सबसे पहले तो ये है कि हाइड्रोलाइसिस होगा एटीपी का। इसका कंपैरिजन अगर हम एफ टाइप एटीपीएज की बात करते हैं, तो यहाँ मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जो एफ टाइप एटीपीएज कहाँ पे मिलता है। तो हम जो बात कर रहे थे कि जो क्लोरोप्लास्ट है, दैट मीन्स हम एटीपीएज की बात कर रहे थे, एच आयन एटीपीएज में टोटल ये एक तरीके से सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन है, जिसमें 10 हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट या डोमेन प्रेजेंट होते हैं। इन 10 सेगमेंट डोमेन में 3 हेलिकल कॉइल्स प्रेजेंट होते हैं। जो बाकी के जो 7 डोमेन होते हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, और जो 10 डोमेन है ये बेसिकली हाइड्रोफिलिक लूप से कनेक्टेड रहते हैं, साइटोप्लाज्म में और सेल वॉल में, एपोप्लास्टिक जो मेम्ब्रेन होती है वहां पे। एटीपी बाइंडिंग साइट, जब जो एटीपी बाइंडिंग साइट होती है 4th से 5th सेगमेंट के डोमेन में प्रेजेंट होती है, और एक एस्पार्टिक एसिड का रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, और ये साइटोसोलिक के साइड प्रेजेंट होता है, वहां एटीपी से एडीपी का कन्वर्जन होता है। जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है तो कंफर्मेशनल चेंजेस होते हैं, और जैसे ही कंफर्मेशनल चेंजेस होते हैं प्रोटीन में, तो एच आयन ट्रांसपोर्ट होकर साइटोसॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है।
बेसिकली हम लोग HIN-ATPase के बारे में पढ़ रहे हैं। HIN-ATPase प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट दोनों में अलग अलग होता है, राइट? HIN-ATPase प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट दोनों में अलग अलग होता है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के HIN-ATPase की बात करते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन HIN का ATPase है, ये अगर हम इसे इनहिबिट करेंगे, मतलब अगर हम इसे रोकना चाहेंगे, तो इसे हम वेंडेट आयन से इनहिबिट कर सकते हैं। वेंडेट आयन VO3 आयन जिसपे माइनस का चार्जेस है, ये बेसिकली इनसेंसिटिव होता है अदर आयन के लिए, जैसे NO3। तो HIN के ATPase को रोकने के लिए वेंडेट आयंस का यूज किया जाता है। Single proton HIN is translocated for each molecule of ATP hydrolysis. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो HIN-ATPase है, ये इनहिबिट होगा वेंडेट आयन से और सेंसिटिव होगा, जैसे कि इनसेंसिटिव होगा NO3 के लिए। सिंगल प्रोटॉन यानी कि HIN का जब भी ट्रांसलोकेटेड होगा दूसरे मॉलिक्यूल में, तो वहां पर ATP ऑलवेज हाइड्रोलाइज्ड होगा। अब वैक्यूल HIN-ATPase क्या है? क्योंकि टोनोप्लास्ट इज अ वैक्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है? तो जो वैक्यूल HIN-ATPase है, these are insensitive to VO3। ये इनहिबिट नहीं होता VO3 से, ये इसके लिए इनसेंसिटिव होता है, insensitive to VO3 but strongly inhibited by NO3। लेकिन NO3 से इसे इजीली इनहिबिट किया जा सकता है। जहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के HIN-ATPase में एक HIN की आवश्यकता होती है हाइड्रोलाइज करने के लिए, वहीं पर वैक्यूलर HIN-ATPase में 2 HIN की आवश्यकता होती है। जब 2 HIN ट्रांसलोकेटेड होंगे या ट्रांसफर होंगे, तो एक ATP का, जब एक ATP हाइड्रोलाइज होगा तो 2 HIN ट्रांसलोकेटेड होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब एक ATP का मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ HIN ट्रांसलोकेटेड होगा। ये अक्सर हायर स्टडी में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसे थोड़ा डीपली समझ लेना। जो HIN-ATPase है, ये एक पंप है, जिसका इस पंप के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसकी हम कंपैरिजन अगर हम F टाइप ATPase के साथ करते हैं, तो यहाँ पे ATP का हाइड्रोलाइसिस होता है, जबकि F टाइप में ATP का सिंथेसिस होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। HIN-ATPase प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट में पाया जाता है। HIN-ATPase बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज देता है, और अगर हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट में ही बात करते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो HIN-ATPase है, वो इनहिबिटेड होता है वेंडेट आयन से, एंड और इनसेंसिटिव होता है नाइट्रिक ऑक्साइड से। और वैसे ही जो वैक्यूलर HIN-ATPase है, वो इनहिबिटेड इनसेंसिटिव होगा, मतलब इनसेंसिटिव होगा, दैट मीन्स इनहिबिट नहीं होगा, इनसेंसिटिव होगा VO3 आयन से, लेकिन स्ट्रांगली इनहिबिटेड हो सकता है वो NO3 आयन से, जस्ट उल्टा होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब एक ATP के मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइज होगा तो केवल एक ही HIN ट्रांसलोकेटेड होगा, जबकि वैक्यूलर मेम्ब्रेन में जब एक ATP का मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा तो 2 HIN ट्रांसलोकेटेड होते हैं। So that resemble structure of F-type ATPase of mitochondria can be separated in 2 complexes analogues, F0 and F1. But unlike the former, are not inhibited by oligomycin or SGDase. अगर इसकी स्ट्रक्चर की रिजेंबलेंस देखी जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जो माइटोकॉन्ड्रिया का ATP होता है, आपने देखा होगा, एक नीचे फ्लैट जैसी स्ट्रक्चर होती है और एक गोलाकार स्ट्रक्चर होती है, तो इसे F0 और F1 यूनिट बोलते हैं। और ये F1 और F0 यूनिट ओलिगोमाइसिन या एजिडाइज से इनहिबिट नहीं होता। सेकेंड है हमारा HIN-PPase. HIN-PPase basically there are mainly found in a tonoplast. HIN-PPase जो HIN-ATPase है, HIN-PPase
HIN-ATPase, HIN-PPase ये टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन में पाया जाता है, बट मे ऑल्सो अकर इन मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी बॉडीज। लेकिन HIN-PPase गोल्गी बॉडीज में भी पाया जाता है। आपको पता है अभी हम जो इलेक्ट्रोजेनिक पंप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव मूवमेंट में तो कोई चार्ज नहीं होता, हम इलेक्ट्रोजेनिक पंप के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोजेनिक पंप में 3 टाइप के एटीपीएस यहाँ पे दिए गए हैं, HIN-ATPase, HIN-PPase एंड कैल्शियम आयन एटीपीएस, जिसमें से हमने HIN-ATPase के बारे में अभी बताया मैंने। HIN-ATPase को प्रोटॉन एटीपीएस पंप भी बोलते हैं। HIN-ATPase के बाद अब नेक्स्ट है HIN-PPase। HIN-PPase यानी कि प्रोटॉन पायरोफॉस्फेटेज, प्रोटॉन पायरोफॉस्फेटेज। HIN-PPase यानी कि प्रोटॉन पायरोफॉस्फेटेज और HIN-ATPase यानी कि प्रोटॉन एटीपीएस पंप। दोनों के नेम आ सकते हैं कि इसे क्या बोलते हैं, तो इसलिए नेम भी अच्छे तरीके से आपको याद लर्न होने चाहिए। प्रोटॉन एटीपीएस पंप यानी कि HIN-ATPase पंप, HIN-PPase यानी कि प्रोटॉन पायरोफॉस्फेटेज, प्रोटॉन पायरोफॉस्फेटेज। अब पायरोफॉस्फेटेज आ रहा है तो दैट मीन्स पायरोफॉस्फेटेज का भी कोई ना कोई इसमें रोल होगा। प्रोटॉन पायरोफॉस्फेटेज बेसिकली ये टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन में मिलते हैं, लेकिन ये गोल्गी बॉडीज की मेम्ब्रेन में भी मिलते हैं। ठीक है, टोनोप्लास्ट के साथ साथ गोल्गी बॉडीज की जो मेम्ब्रेन होती है वहां भी प्रोटॉन पायरोफॉस्फेटेज या HIN-PPase मिलते हैं। They pump proton into the lumen of the vacuole and Golgi cisternae। ये क्या काम करते हैं? ये पंप, ये एक तरीके से पंप तो है ही, ये PPase पंप और HIN-ATPase पंप, कैल्शियम ATPase पंप, हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये प्रोटॉन को अगर वैक्यूल में मिलते हैं तो वैक्यूल के ल्यूमन में ट्रांसफर करेंगे प्रोटॉन को, और अगर गोल्गीज में, गोल्गी की इनर मेम्ब्रेन में मिलते हैं तो ये गोल्गी की जो सिस्टर्नी होती है, जो स्ट्रक्चर होती है कांटे वाली स्ट्रक्चर, ये वहां पर ट्रांसफर करते हैं प्रोटॉन को। ठीक है, प्रोटॉन पायरोफॉस्फेटेज जिसे हम HIN-PPase बोलते हैं, HIN-PPase कहाँ कहाँ मिलता है? टोनोप्लास्ट में मिलता है, साथ में टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन के साथ साथ गोल्गी बॉडीज की मेम्ब्रेन में भी मिलते हैं। और बेसिकली ये जो पंप करने का काम करते हैं, जो प्रोटॉन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, वो वैक्यूल और गोल्गी सिस्टर्नी में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। हमने अभी HIN-ATPase पढ़ा था। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हमने अभी HIN-ATPase पढ़ा था तो वहां पे HIN कहाँ रिलीज हो रहा था? तो प्रोटॉन पायरोफॉस्फेट के HIN-PPase में ये टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन में मिलता है, साथ में गोल्गी बॉडीज में भी मिलता है। टोनोप्लास्ट के वैक्यूल पार्ट में मिलता है, गोल्गी बॉडीज के जो टोनोप्लास्ट के वैक्यूल के ल्यूमन पार्ट में प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होगा और गोल्गी बॉडीज के गोल्गी सिस्टर्नी में ट्रांसपोर्ट होगा। ये पंप बेसिकली वैक्यूलर के चारों तरफ रेगुलेट होंगे और प्रोटॉन ग्रेडियंट का काम करेंगे, जिनका मॉलिक्यूलर मास 80 किलो डाल्टन होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट से एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रोलाइज होती है। फ्री एनर्जी जो पीपीआई से रिलीज होती है वो कम होती है या लेस होती है कंपैरिजन टू एटीपी हाइड्रोलाइसिस। वैक्यूलर HIN-PPase केवल एक HIN का ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि HIN-ATPase में जो वैक्यूल था वहां पे एक एटीपी के मॉलिक्यूल का जब हाइड्रोलाइसिस हो रहा था तो 2 HIN रिलीज हो रहे थे। कैल्शियम पंपिंग एटीपीएस के बारे में हम अब पढ़ते हैं। कैल्शियम पंपिंग एटीपीएस को बेसिकली जो कैल्शियम पंपिंग एटीपीएस है उसकी जो लोकेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट एक ऐसी वैक्यूल है, ये जो वैक्यूल है टोनोप्लास्ट या वैक्यूल, ये एक ऐसा है जो जिसमें कैल्शियम आयन एटीपीएस, HIN-PPase एंड HIN-ATPase तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम पंपिंग बेसिकली
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, समटाइम ऐसा होता है कि सेल मेम्ब्रेन में भी मिलती है कैल्शियम आयन एटीपीएस। और सेल मेम्ब्रेन किसकी सेल मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट की सेल मेम्ब्रेन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी समटाइम कैल्शियम आयन एटीपीएस पाया जाता है। बेसिकली जो ये पंप होता है ये भी एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करता है। केवल HNPPase ऐसा था जिसमें पायरोफॉस्फेट में एनर्जी रिलीज हो रही थी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पायरोफॉस्फेट हो रहा था। इस पंप में एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है और जैसे ही एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा कैल्शियम आयन ट्रांसलोकेट हो जाएगा और कैल्शियम आयन ट्रांसलोकेट होकर मेम्ब्रेन के बाहर की साइड रिलीज हो जाएगा। लेकिन HNPPase में वो वैक्यूल के ल्यूमन फेस में, गोल्गी बॉडीज के गोल्गी सिस्टर्नी में इनर साइड ही रहता है। HNATPase एंड कैल्शियम आयन एटीपीएस बाहर की साइड रिलीज होते हैं जब भी हाइड्रोलाइसिस का केस होता है। तो these pump couple hydrolysis of ATP with translocation of calcium across the membrane. In case of plasma membrane, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में बात करें कैल्शियम आयन एटीपीएस की, तो कैल्शियम आयन साइटोसॉल में पंप्ड होता है, मतलब साइटोसॉल के अंदर आता है। बेसिकली जो टोनोप्लास्ट है या क्लोरोप्लास्ट है या ER है, ये तो मेम्ब्रेन के बाहर की साइड कैल्शियम आयन को रिलीज करेंगे। लेकिन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैल्शियम आयन एटीपीएस प्रेजेंट है तो वो कैल्शियम आयन साइटोसॉल के अंदर की साइड पंप्ड होगा, pumped out of the cytosol. This helps to keep cytosolic concentration of calcium ion. साइटोसॉलिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन को रखने में हेल्प करेगा। कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेटेज के पार्टिसिपेशन को अवॉइड करेगा एंड कैल्शियम आयन डिपेंडेंट सिग्नलिंग पाथवे को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। एटीपीएस बाइंडिंग कैस्टी ट्रांसपोर्टर, फोर्थ और पंप है, एक और पंप है जिसका नाम है एटीपी बाइंडिंग कैस्टी ट्रांसपोर्टर, जिसे एबीसी ट्रांसपोर्टर कहते हैं। ये एबीसी की क्या फुल फॉर्म है, एबीसी बाइंडिंग कैस्टी ट्रांसपोर्टर। अब ये होता क्या है एटीपी बाइंडिंग कैस्टी ट्रांसपोर्टर? सर्टेन लार्ज मेटाबोलाइट्स जैसे कि एंथोसाइनिन and other secondary plant product are removed from the cytosol and transport across the tonoplast through the vacuole through ABC transporter located on tonoplast and consume ATP directly. कुछ large metabolites होते हैं जैसे कि एंथोसाइनिन जैसे जो मॉलिक्यूल होते हैं या दूसरे सेकेंडरी प्लांट प्रोडक्ट जो होते हैं वो साइटोसॉल से रिमूव होते हैं। जब वो साइटोसॉल से रिमूव होते हैं तो टोनोप्लास्ट के अक्रॉस जाकर ट्रांसपोर्ट होते हैं और टोनोप्लास्ट के अक्रॉस जाकर ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वहां पर एटीपी का जो कंज्यूम है, जो एटीपी डायरेक्टली गेन की जाती है, कंज्यूम की जाती है, इसलिए लिखा हुआ है एटीपी बाइंडिंग कैस्टी ट्रांसपोर्टर। हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है यहाँ पे एटीपी कंज्यूम की जा रही है। रिसेंटली एबीसी ट्रांसपोर्टर have also been reported from plasma membrane and also mitochondria. वैक्यूल के साथ साथ एटीपी बाइंडिंग कैस्टी ट्रांसपोर्टर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया में भी सीन किया गया है। अब होता है एक और टर्म है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने अभी पंप के बारे में पढ़ा, टोटल 4 पंप है। कौन कौन से 4 पंप है? HIN-ATPase, HIN-PPase, कैल्शियम आयन ATPase and ATP बाइंडिंग कैस्टी ट्रांसपोर्टर। These are 4 pumps. अब हम एक और टर्म पढ़ रहे हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट।
symport and antiport. A large number of nutrients are transported across the cell membrane against their chemical potential or electrochemical potential gradient by secondary active transport mechanism. लार्ज नंबर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो कि केमिकल पोटेंशियल उनके अगेंस्ट काम करता है या इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट उनके अगेंस्ट वर्क करता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। यहाँ पर बेसिकली एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, बट इनडायरेक्टली थ्रू द एनर्जी स्टोर in protein electrochemical potential gradient across the membrane or proton motive force. Electrogenic proton ATPase, इलेक्ट्रोजेनिक नाम आ रहा है तो इलेक्ट्रोजेनिक में हमने अभी 4 पढ़े हैं, वो 4 कौन कौन से हैं? HIN ATPase, calcium ion ATPase, HIN PPase and ATP binding Cas-T transporter. तो इलेक्ट्रोजेनिक प्रोटॉन ATPase यानी कि HIN ATPase pumps serve as proton translocated carrier protein and free energy of hydrolysis of ATP is conserved in the form of proton gradient. ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी आपको।